नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिब हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम समास पढ़ रहे थे और समास में हमने अव्ययभाव समास पढ़ लिया था और जो दूसरा समास है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी हमने कारक के आधार पर जो भेद किए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। तत्पुरुष समास में देखो मित्रों, मुख्यतः तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कारक वाले होते हैं वो ही मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे उपपद तत्पुरुष दे देता है, एलुक तत्पुरुष समास दे देता है, नए तत्पुरुष समास दे देता है, तो वो भी पूछ लेता है। तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। कारक वाले जो थे भेद 6 वो हमने देख लिए थे। आज इसके जो अन्य हैं वो देखते हैं, और उसमें पहला जो आता है वो पहला है मित्रों नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास देखो, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास में देखो मित्रों, यह हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। यह नकारात्मक अर्थ देता है, अर्थात अभाव का ज्ञान कराता है। यानी जो समास नकारात्मक अर्थ दे, अभाव का ज्ञान कराए, वो हमेशा नए तत्पुरुष समास में शामिल होगा। किसका ज्ञान करवाए? नकारात्मक अर्थ दे और हमेशा अभाव का ज्ञान करवाए, वो समास किस में शामिल होगा? नए तत्पुरुष समास में शामिल होगा। अब मित्रों, इसमें हम सामासिक पद हमारे सामने कैसा है, कैसा दिया हुआ हो, तो उसको कैसे पहचाने कि हाँ इसमें नए तत्पुरुषी समास होगा। अभाव का ज्ञान तो अव्ययभाव समास में भी होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बेकार, कार रहित यानी कार्य से रहित, तो वहां भी अभाव का ज्ञान तो होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा मित्रों, यहाँ ध्यान रखना अ उपसर्ग से बने जो उदाहरण हैं, एक तो ध्यान रखना अ उपसर्ग, एक ध्यान रखना अन, और अन के दोनों रूप आते हैं मित्रों। से बने उदाहरण, से बने उदाहरण मुख्य रूप से नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यानी अन के दोनों रूप याद रख रहे हैं। अन में यानी न में एक का हलंत होता है और एक में हलंत नहीं हो। इन तीनों से बना हुआ चाहे कोई भी उदाहरण आ जाए, आपको नए तत्पुरुष समास ही करना है, दूसरा समास नहीं करना है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझें। उदाहरण है हमारे सामने, जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण के रूप में हमारे सामने आया कि अन्याय। अन्याय बोलो, इसमें अ उपसर्ग आया या नहीं आया? अ उपसर्ग आ रहा है। तो अब ध्यान दें, हमने ये तो पहचान लिया कि ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह हमेशा ध्यान रखना, अ को हटा देंगे और अ के स्थान पे न लगा देंगे, और वो विग्रह हो जाएगा उसका न न्याय। क्या लगाएंगे? अ को हटाएंगे, न को लगा देंगे, क्या बन जाएगा? न न्याय। और कई बार क्या होता है कि कुछ न के स्थान पे बिना शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, बिना न्याय। यानी कई बार न नहीं हो तो बिना का भी प्रयोग किया जा सकता है, बिना न्याय। दोनों सही है मित्रों, दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिए हुए आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में न न्याय भी आ जाएगा और बिना न्याय भी आ जाएगा,
ऐसा कभी भी नहीं होता है। जैसे अज्ञान, ए उपसर्ग आ रहा है, न ज्ञान या बिना ज्ञान, दोनों सही है। चाहे न ज्ञान करो चाहे बिना ज्ञान करो, कोई सा भी कर दो, दोनों क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। जैसे और उदाहरण देखें हम इसके, हमारे सामने उदाहरण है, जैसे देखो हमारे सामने लिखा हुआ है अनादर, अनादर लिखा हुआ है। पहले इसके टुकड़े करें, भाई टुकड़े करेंगे तो अन भार आदर निकलेगा। तो देखो इसमें अनुपसर्ग आया या नहीं आया, आ गया अनुपसर्ग। अब इसका क्या कर देंगे, विग्रह कर देंगे, और विग्रह क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा, वही अन के स्थान पे क्या लगाएंगे, न लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, न आदर या बिना आदर या आदर रहित भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आदर रहित भी कर सकते हैं। भाई जिसका हम आदर रहित है उसी का तो अनादर करेंगे ना, या बिना आदर जो होगा, जिसका हम बिना आदर यानी जिसका आदर नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अनादर होता है। जैसे और उदाहरण देखें, हमारे सामने है अनुपयुक्त, हमारे सामने उदाहरण है अनुपयुक्त। अब यहां देखो इसमें से अलग अलग करेंगे हम, अन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, उपयुक्त बन जाएगा। अब उपयुक्त बन गया ये, तो अन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, न उपयुक्त। क्या हो जाएगा, न उपयुक्त, बिना उपयुक्त। चाहे कोई सा भी उदाहरण ले हम, सभी यानी अन से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो इसी में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे, न तत्पुरुष में ही शामिल होंगे। जैसे और उदाहरण लेना चाहें तो अनुपयोगी, अब अनुपयोगी है तो ये अन बाहर निकलेगा और ये क्या बनेगा, उपयोगी, अन बाहर निकल गया। और अब इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या हो जाएगा, न उपयोगी। क्या हो जाएगा, न उपयोगी। अनुपजाऊ, अन बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, यानी न उपजाऊ। अनभिग, भाई अगला उदाहरण है अपने सामने अनभिग। अब अनभिग आ रहा है ये हमारे सामने। अब इसमें देखो स्वर नहीं निकलेगा, इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या होंगे, अन धन भिग, अनुपसर्ग आ गया। अब हलंत वाला नहीं है, अब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न भिज्ञ या बिना भिज्ञ। तो चाहे अ उपसर्ग से बना हुआ कोई भी उदाहरण आ जाए, अनुपसर्ग से बना हुआ कोई भी उदाहरण आ जाए, हमेशा किस में शामिल होगा, हमेशा न तत्पुरुष समास में शामिल होगा। इसके बाद में जो अगला आता है मित्रों वो है उपपद तत्पुरुष। कौन सा है, उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष, देखो उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास। इसको मैं आपके सामने उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करता हूं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है जलचर। क्या उदाहरण लिखा हुआ है, जलचर उदाहरण लिखा हुआ है। और जैसे ही मैंने जलचर उदाहरण लिखा तो यहां देखो एक पद जो है, ये वाला जो पद है, जैसे इसके दो टुकड़े करेंगे हम, जल धन चर, संधि नहीं हो रही है, संयोग है। यहां जल क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जल क्या है, संज्ञा शब्द है। और चर क्या है, चर एक क्रियापद है, चर क्या है, क्रियापद है। अब जहां भी एक संज्ञा शब्द और एक क्रियापद आ जाएगा, वहां हमेशा कौन सा उदाहरण होगा, वो कौन सा समास होगा, उपपद तत्पुरुष समास होगा। लेकिन शर्त है एक संज्ञा शब्द होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, क्रियापद होना चाहिए।
एक दूसरा क्रियापद, पहला संज्ञा पद। जहां भी ऐसा उदाहरण कहीं भी दिखाई दे जाए उपपद तत्पुरुष होगा, लेकिन ज्यादातर एग्जामों में ये उपपद आगे जो पढ़ेंगे लुप्त पद तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, ये नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में केवल और केवल जो कारक वाले होते हैं उन कारक वालों को ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो यहां हम जैसे उपपद पढ़ रहे हैं तो उपपद में जो उदाहरण रखेंगे हम वो यानी कारक वाले में भी शामिल होंगे। जो विभक्ति उसमें आ जाएगी उसी विभक्ति के अनुसार उसमें स्थान दे दिया जाता है। जैसे जलचर है और जलचर है तो आपने इसका विग्रह क्या किया भाई? हमने इसका विग्रह किया जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला। अब यहां हमने विग्रह क्या किया? जल में विचरण करने वाला। तो देखो जल एक क्या है? संज्ञा पद है। विचरण क्या है? एक क्रियापद है। विचरण क्या है? क्रियापद है। तो जहां भी एक पद, प्रथम पद या पूर्व पद संज्ञा, दूसरा क्या है? क्रिया है। और देखो विभक्ति कौन सी आ गई? में आ गई। तो ये अधिकरण तत्पुरुष में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि में विभक्ति आ रही है। लेकिन अगर हम अधिकरण के अनुसार इसको देखेंगे तो ये अधिकरण का भी उदाहरण है और उपपद का भी उदाहरण है। उपपद का क्यों हो गया? क्योंकि यहां क्या आ रहा है? दूसरा पद क्रियापद आ रहा है। तो यहां देखो निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो उपपद तत्पुरुष समास होता है, इस उपपद तत्पुरुष समास में एक तो क्या होगा? पूर्व पद संज्ञा तथा उत्तर पद क्रियापद होगा, क्रियापद होगा। तो जहां भी पूर्व पद संज्ञा तथा उत्तर पद क्रियापद होगा वहां उपपद तत्पुरुष होगा। दूसरी जो बात यहां आती है, वो दूसरी बात यहां आती है मित्रों कि यह समास विग्रह करने पर वाला या वाली का अर्थ देता है। विग्रह करने पर यह समास यानी यह समास विग्रह करने पर वाला या वाली का अर्थ देता है, अर्थ देता है। तो जहां भी आप विग्रह कर रहे हो और विग्रह करने पर वाला या वाली का अर्थ आ रहा है तो वो भी किस में आएगा? उपपद तत्पुरुष में आएगा। जैसे हमने क्रम तत्पुरुष में रखा था जेब कतरा, तो जेब संज्ञा शब्द हो गया, कतरा कतरने वाला होता है, क्रियापद हो गया। और जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो वो भी क्या अर्थ दे रहा है? जेब को कतरने वाला। तो क्रम तत्पुरुष में भी रखा गया वो और यहां भी रखा जाएगा, दोनों जगह रखा जाएगा, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। लेकिन शर्त है पर पूर्व पद संज्ञा होना चाहिए, उत्तर पद क्रियापद होना चाहिए और विग्रह करने पर यह वाला या वाली का अर्थ देना चाहिए। यानी विग्रह करने पर यह महत्वपूर्ण है, क्रियापद से भी ना समझे तो ये लाइन ध्यान रखना कि विग्रह करने पर वाला या वाली का अर्थ देगा तो वो कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष होगा। जैसे और उदाहरणों के द्वारा इसको समझे, जैसे और उदाहरण हम आपके सामने रखे, जैसे कुंभकार, जैसे कुंभकार, जैसे जलचर, जलचर का तो ले लिया सॉरी, संगीतकार, क्या आ गया? संगीतकार। इसके अलावा ध्यान दें मित्रों, जलज, जलद, ये जो उदाहरण है ये देखो बहुब्री में भी शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? बहुब्री में भी शामिल होते हैं। लेकिन बहुब्री में तो शामिल होते ही होते हैं, इनको उपपद तत्पुरुष में भी शामिल किया जाता है।
जैसे हम कुंभकार का विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, कुंभ का कार्य करने वाला। क्या होगा विग्रह, कुंभ का कार्य करने वाला, यानी मिट्टी का कार्य करने वाला। विग्रह क्या हुआ, कुंभ, कुंभ का कार्य करने वाला। संगीतकार, संगीतकार का हो जाएगा संगीत का कार्य करने वाला, संगीत का कार्य करने वाला। जलज का जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। जलद का हो जाएगा जल को देने वाला, जल को देने वाला। लेकिन इस उदाहरण में भी ध्यान दें, इस उदाहरण में भी बहुब्री है और इस उदाहरण में भी बहुब्री है। अगर ऑप्शन में बहुब्री आ रहा है तो पहली प्रायिकता किसको देंगे, बहुब्री को ही देंगे। पहली प्रायिकता किसको देंगे, बहुब्री को ही देंगे, अन्य किसी को नहीं देंगे। जैसे शिल्पकार, शिल्प का कार्य करने वाला, चित्रकार, चित्र का कार्य करने वाला, थलचर, थल पर विचरण करने वाला, नभचर, नभ में विचरण करने वाला, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। जैसे और उदाहरण देखें हम, निशाचर, निशाचर में भी बहुब्री होता है, राक्षस विशेष के लिए आता है तो इसमें भी बहुब्री है, लेकिन ये वाला का अर्थ दे रहा है और वाला का अर्थ देने के कारण उपपद में भी रखा जाएगा। तो विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, निशा में विचरण करने वाला। निशा में विचरण करने वाला, निशा का अर्थ क्या हो गया, रात्रि हो गया। जैसे फिल्मकार, जैसे फिल्मकार, तो इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या हो जाएगा, फिल्म, फिल्म का कार्य करने वाला, फिल्म का कार्य करने वाला या फिल्म को बनाने वाला। क्या हुआ फिल्मकार का, भाई फिल्मकार का है तो फिल्म का कार्य करने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति का कार्य करने वाला। साहित्यकार, साहित्य का कार्य करने वाला। जैसे साहित्यकार, साहित्यकार, तो साहित्यकार का क्या हो जाएगा विग्रह, साहित्य का कार्य करने वाला, साहित्य का कार्य करने वाला। अब यहां देखो सभी में अंत में देखो वाला आ रहा है, सभी में यहां देखो वाला 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 वाला, सभी के अंत में वाला आ रहा है। और इस वाला के कारण ही ये जो वाला आया है, इस वाला के कारण ही इन सभी उदाहरणों में कौन सा समास होगा, उपपद तत्पुरुष समास होगा। ध्यान रखना, विग्रह करने पर जहां भी वाला या वाली का अर्थ आ जाए, स्त्रीलिंग पद होगा तो वाली आएगा, पुल्लिंग होगा तो वाला आएगा, और जहां भी वाला या वाली आएगा उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे निशाचर है तो निशाचर में बहुब्री भी है, उपपद भी है, लेकिन पहली प्रायिकता बहुब्री को ही देंगे, उपपद को नहीं देंगे। जैसे पंकज, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो अंत में क्या आ रहा है, वाला का अर्थ आ रहा है, तो वो भी किस में रखा जाएगा, उपपद तत्पुरुष में रखा जाएगा, लेकिन उसमें बहुब्री भी है तो उसको बहुब्री में भी रखा जाएगा। यह है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। आप इसको वाला के द्वारा पहचान लें, कैसा भी समस्त पद आ जाए आप उसका विग्रह करने की कोशिश करना, और यदि वो वाला का अर्थ दे रखा है और ऑप्शन में यदि उपपद आ रहा है तो पहली प्रायिकता उपपद को देंगे, यदि बहुब्री नहीं है तो, यदि बहुब्री नहीं है तो। अगर बहुब्री है तो पहली प्रायिकता बहुब्री को ही देंगे। जैसे हमारे सामने जल्दी,
जल्दी, जल को धारण करने वाला बादल को कहते हैं। लेकिन जल्दी जैसे आपके सामने आया, आपके दिमाग में बोला जल्दी, जल को धारण करने वाला, वाला अर्थ आ गया, इसका मतलब किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। जैसे आ गया खग, खग, ख, देखो जैसे आ गया खग, अब खग आया, खग आते ही आपके दिमाग में भाई किसे कहते हैं, खग पक्षी को कहते हैं ना। पक्षी क्या करता है, आकाश में विचरण करता है, तो आकाश में विचरण करने वाला हो गया ना। तो अब वाला अर्थ आया या नहीं आया, यानी ख और ख का अर्थ आकाश में विचरण करने वाला, विचरण करने वाला, बोलो अंत में वाला भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा समास होता है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में जो अगला आता है वो है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होगा, देखो सीधी सीधी एक ही बात ध्यान रखो, वाला या वाली का उदाहरण आ रहा है, वो हमने उपपद में कर दिया। अब लुप्त पद में क्या करेंगे, देखो इसका नाम ही है लुप्त पद, यानी कारक की विभक्ति के साथ साथ अन्य पदों का भी इसमें लोप हो जाता है। यानी जहां कारक के प्रसर्ग हैं, कारक के प्रसर्गों का तो लोप होगा ही होगा, उनके साथ साथ अन्य पदों का भी क्या होता है, लोप होता है। तो उस समास को लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो जैसे कि उदाहरण रखता हूं मैं आपके सामने, जैसे आपके सामने उदाहरण है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब देखो रेलगाड़ी उदाहरण है, तो आप इसका विग्रह करेंगे, तो विग्रह क्या करेंगे, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है सर इसमें भी वाली आ रहा है और उपपद जो पढ़ा उसमें भी आ रहा है, लेकिन यहां देखो वहां जो उपपद था उसमें तो उस विग्रह के अंत में आ रहा था वाला या वाली, यहां अंत में नहीं आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि वाली तो इसमें भी आ रहा है और आपने उपपद में भी बताया, लेकिन वाली यहां अंत में नहीं आ रहा है। इसके अंत में जो इसका उत्तर पद है वो उत्तर पद आएगा, अंत में क्या आएगा, इसका उत्तर पद आएगा। अब ये समास क्या कहता है, ये समास कहता है कि कारक की विभक्ति का तो लोप होगा ही होगा, तो यहां कारक की विभक्ति पर है तो पर का तो लोप होगा ही होगा, साथ साथ चलने वाली जो है उसका भी लोप हो जाएगा, और उसके बाद में जो पद बनेगा वो किस में शामिल होगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास में शामिल होगा। तो ध्यान दें, अब देखो इसमें कारक की विभक्ति आ रही है, पर आ रही है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष भी है। ऐसा नहीं है कि जो लुप्त पद उपपद इनमें जो उदाहरण रखे जा रहे हैं वो कारक वाले में नहीं रखे जाएंगे, कारक वालों में तो रखे ही रखे जाएंगे। जिस विभक्ति का लोप होगा उस विभक्ति के अनुसार वहां रखेंगे हम। रेलगाड़ी अधिकरण तत्पुरुष समास भी है इसमें और लुप्त पद तत्पुरुष समास भी है। क्यों? क्योंकि लुप्त पद ऐसे है कि कारक की विभक्ति के साथ साथ अन्य पदों का भी यहां क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, इसलिए उस समास को लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी यहां इसका भी लोप होगा, इसका भी लोप होगा, और जो चलने वाली है, ये जो चलने वाली है इसका भी क्या होगा, लोप होगा। तो हमारे सामने केवल दो पद बचेंगे, एक पद तो बचा रेल और दूसरा बचेगा गाड़ी। बोलो ये समस्त पद ऐसा का ऐसा आ जाएगा हमारे सामने, तो ये समास कौन सा होता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। तो इसकी विशेषता क्या हुई, इसकी विशेषता हुई, इसकी विशेषता में हम कह सकते हैं जिस समास में कारक के, देखो जिस समास में, ये थोड़ा
रेलगाड़ी, जिस समास में कारक के परसर्गों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या बनी परिभाषा? जिस समास में कारक के परसर्गों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखो, जैसे आपके सामने उदाहरण है, और वो उदाहरण है जैसे बैलगाड़ी। उदाहरण आ गया बैलगाड़ी। अब यहां देखो, बैल से चलने वाली गाड़ी या बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। वाला या वाली तो इसमें भी आएगा, ये ध्यान रखना, लेकिन यहां वाला या वाली अंत में नहीं आएगा। यहां वाला या वाली अंत में नहीं आएगा, यहां बीच में आएगा। अंत में जो उत्तर पद है वो उत्तर पद आएगा। जैसे कि हमने इसका विग्रह किया तो क्या बना? बैल से चलने वाली या बैलों से खींची जाने वाली। देखो ऐसे भी हो सकता है, बैलों से खींची जाने वाली या बैल से चलने वाली गाड़ी। अब यहां देखो, वाला या वाली तो आया है, लेकिन अंत में उत्तर पद आया है, तभी तो ये होगा ना कि से का तो लोप होगा ही होगा, साथ साथ चलने वाली का भी क्या होगा? लोप होगा। जबकि उपपद तत्पुरुष में वाला या जो वाली आता है वो अंत में आता है। वो कहां आता है? उसमें अंत में आता है। जैसे और उदाहरण रखना चाहें आप तो जैसे रसगुल्ला, और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे दही बड़ा, रसगुल्ला, दही बड़ा। अब रसगुल्ला है, इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह हो जाएगा रस में डूबा हुआ गुल्ला। रस में डूबा हुआ गुल्ला। जैसे दही बड़ा है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ये क्या बन गया? दही बड़ा। अब यहां इन सब में देखो अंत में उत्तर पद आ रहा है। गाड़ी, गुल्ला, बड़ा, अंत में वहां देखो गाड़ी। सबके अंत में वाला या वाली देखो प्रत्येक में नहीं आता है। बैलगाड़ी में आ गया रसगुल्ला, दही बड़ा में नहीं आया वाला या वाली, लेकिन अंत में उत्तर पद आ रहा है। तो इसको उत्तर पद के आधार पे देखेंगे कि अंत में उत्तर पद आना चाहिए। उसी में क्या होगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। जैसे रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई। जैसे पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। तो ये सभी जो उदाहरण है वो किस में शामिल होंगे? इसी में शामिल होंगे। जैसे वायुयान, वायु में चलने वाला यान। क्या हो जाएगा? वायुयान का वायु में चलने वाला यान। जैसे है वायुयान, तो आप इसका विग्रह क्या करेंगे? वायु में चलने वाला यान कर देंगे। जैसे पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की।
पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की का क्या हो जाएगा, पवन से चलने वाली चक्की। और इसके अलावा और उदाहरण देखें तो जैसे जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। और उदाहरण जैसे हथकड़ी, हाथ में लगाई जाने वाली कड़ी, हथकड़ी को हमने वहां भी शामिल किया था, हाथ के लिए कड़ी, हथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष में शामिल किया था, लेकिन यहां भी होगा, क्योंकि यहां वाले सभी उदाहरण कारक वाले में तो होंगे ही होंगे। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जैसे वायुयान है वो कारक वालों में शामिल नहीं होगा, कारक वालों में भी शामिल होगा। जैसे वन मानुष, वन में विचरण करने वाला मानुष वाला आया है, लेकिन अंत में नहीं आया, अंत में क्या आ रहा है, उत्तर पद आ रहा है, मानुष आ रहा है, इसलिए किस में रखेंगे, इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास में रखेंगे। जैसे सवरणहार, सवरण से बना हुआ हार, सवरण से बना हुआ हार, अंत में क्या आ रहा है, हार आ रहा है, उत्तर पद अंत में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उत्तर पद अंत में आना चाहिए। बाकी सभी उदाहरण जहां भी उत्तर पद अंत में आएगा वो सभी उदाहरण किस में शामिल होंगे, उपपद तत्पुरुष समास में शामिल होंगे। इसके अलावा मित्रों अगला जो तत्पुरुष समास है उसमें आता है अलुक तत्पुरुष समास। क्या आता है, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, देखो अलुक तत्पुरुष जो समास है, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक में देखो कारक की जो विभक्तियां हैं उनका तो यहां भी लोप होगा, लेकिन यहां जो संस्कृत की विभक्तियां हैं उन संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं रहता है। संस्कृत की विभक्तियां समास विग्रह करने के बाद भी समस्त पद में भी ऐसी की ऐसी विद्यमान रहती हैं। तो जहां हिंदी की जो विभक्तियां हैं, हिंदी के कारकों की जो विभक्तियां हैं उनका तो लोप हो जाए, लेकिन संस्कृत की विभक्तियों का जहां लोप नहीं होता है वो अलुक तत्पुरुष समास होता है। वो कौन सा होता है, अलुक तत्पुरुष समास। संस्कृत की विभक्ति समस्त पद में भी ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, वहां संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं रहता है। तो यहां आप लिख सकते हैं संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता, लोप नहीं होता। जैसे कि देखो आपके सामने उदाहरण है युधिष्ठिर, आपके सामने उदाहरण है युधिष्ठिर। अब यहां ध्यान देंगे, यहां वाले उदाहरण भी बहुब्री में शामिल होंगे। युधिष्ठिर में बहुब्री समास होता है और पहली प्रायिकता बहुब्री को ही देनी है। अगर एग्जाम में आ जाए चाहे अलुक की क्यों ना ऑप्शन में हो, पहली प्रायिकता किसको देंगे, बहुब्री को देंगे। किसको देंगे, बहुब्री को देंगे। तो ये युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब आपके दिमाग में आ सकता है गुरुजी में भी वाला आ गया, आप उपपद में भी वाला बता रहे थे, लेकिन यहां संस्कृत की विभक्ति मूर्धन्य स है, मूर्धन्य स ये संस्कृत की विभक्ति है, ध्यान दें। अगर किसी पद में संस्कृत की जो विभक्ति यानी मूर्धन्य स है, षटकोण वाला स है, ये आधा आ रहा है, तो वहां फिर अलुक नहीं करेंगे, चाहे वो वाला का अर्थ दे रहा हो चाहे वो वाली का अर्थ दे रहा हो। ये भी वाला का अर्थ दे रहा है और अंत में ही वाला आ रहा है इसके भी, लेकिन यहां मूर्धन्य स आधा आ रहा है और ये मूर्धन्य स संस्कृत की विभक्ति होती है। जैसे राम शब्द हम जब याद करते हैं तो याद करो कि उनमें जब राम की विभक्तियां हम गाते हैं तो वहां मूर्धन्य स आता है। तो इस कारण से यहां ये किस में नहीं रखा गया, उपपद में नहीं रखा गया। इस बात को ध्यान दें, वरना आप फिर कंफ्यूज होंगे कि वाला इसमें भी आ रहा है, वाला उपपद में भी आया, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। वहां कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं रखा गया जहां मूर्धन्य से आ रहा हो। जैसे जलचर, जल में विचरण करने वाला, बोलो यहां इसमें कहां मूर्धन्य से आ रहा है, नहीं आ रहा ना मूर्धन्य से, इसलिए उसको किस में रखा गया है, उपपद में रखा गया है। जैसे यहां और उदाहरण लिखना चाहें, वसुंधरा, वसुंधरा, शुभंकर, क्या गया, शुभंकर। और देखना चाहें तो जैसे
हमारे सामने उदाहरण हो जाएगा शुभंकर के अलावा और देखना चाहें मनसीज, मनसीज। अब ये जो मनसीज है इसमें षटकोण वाला स आ रहा है और वहां भी षटकोण वाला स आता है। और उदाहरण देखना चाहें जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय गुरुजी में कहा षटकोण वाला स है? अरे अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार भी संस्कृत की विभक्ति में आता है। यहां जैसे वसुंधरा है तो न का अनुस्वार बन जाएगा ना, तो इन सभी में यहां षटकोण वाला स आ गया, वो सॉरी दंते स आ गया सड़क वाला, इसमें अनुस्वार आ गया और इसमें भी क्या आ गया, अनुस्वार आ गया। तो इसका तो क्या हो जाएगा, वसुओं को धारण करने वाली, और इसमें भी बहुब्री है, इसमें भी क्या है, बहुब्री समास होता है। ध्यान दें यहां जो उदाहरण रखे जाएंगे उनमें बहुब्री समास भी होगा, ये ध्यान दें। वसुओं को धारण करने वाली, वसुओं को धारण करने वाली, शुभंकर शुभ को करने वाला, शुभ को करने वाला, मनसीज मन में जन्म लेने वाला, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो ये भाई यहां अनुस्वार आ रहा है, मूर्धन्य से आ रहा है, सड़क वाला से आ रहा है, इस कारण से यहां कौन सा समास हुआ है, ऐलुक तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा हुआ है, ऐलुक तत्पुरुष समास हुआ है। ये बहुत कम पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे मनसीज, शुभंकर, युधिष्ठिर इनमें बहुब्री भी है तो ये नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी यदि पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं हो, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा जो निर्थक शब्द होते हैं हिंदी में, जो निर्थक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनमें भी ऐलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे ऊट पटांग, ऊंट पर टांग, लेकिन ऊट पटांग में बहुब्री समास भी है, ये बात भी ध्यान रखना। जिसका तीसरा अर्थ बेतुका लिया जाता है, तीसरा अर्थ क्या लिया जाता है, बेतुका लिया जाता है। जैसे चूहेदानी, जैसे थानेदार, थाने का द्वार, या थाने का दार, सॉरी द्वार नहीं, थाने का दार, दार का अर्थ होता है अधिकारी। और चूहेदानी, चूहे की दानी। इसके अलावा और उदाहरण पहरेदार, पहरे का दार, ठेकेदार, ठेके का दार। तो ये सभी उदाहरण किस में आएंगे, ये सभी उदाहरण भी इसी में रखे जाएंगे, ऐलुक तत्पुरुष समास में ही। किराएदार, किराए का दार, बच्चेदानी, बच्चे की दानी, सूबेदार, सूबे का दार, यानी दार का अर्थ मालिक भी ले सकते हैं। ठेले वाला, ठेले का मालिक, सब्जी वाला, सब्जी देने वाला। और ऊट पटांग, ऊट पर टांग, ऊट पर टांग में बहुब्री भी है। तो ये जो सभी उदाहरण मैंने बोले हैं ये भी किस में रखे जाएंगे, ऐलुक तत्पुरुष समास में रखे जाएंगे। अब इसके अलावा जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास में एक और आता है प्राधि तत्पुरुष समास। कौन सा, प्राधि तत्पुरुष समास। अब प्राधि तत्पुरुष समास मित्रों बहुत कम पूछा जाता है। इससे संबंधित केवल इतना ही है कि जो प्र उपसर्ग है, एक तो ध्यान रखना प्र उपसर्ग को, साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये केवल सहायक भेद माना गया है तत्पुरुष समास का। इसमें प्रथम जो पद होता है वो अव्ययभाव समास की तरह उपसर्ग का होता है। प्रथम पद क्या होता है, अव्ययभाव समास के समान उपसर्ग का होता है। लेकिन जिस समास में प्रथम पद यानी उपसर्ग के रूप में आता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, प्राधि तत्पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्राधि तत्पुरुष कहेंगे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से प्र से बनने वाले जो उदाहरण है उन्हीं को शामिल किया जाता है। जैसे प्राचार्य, प्राचार्य का जो विग्रह करेंगे वो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ आचार्य हो जाएगा। प्राचार्य के अलावा हम देखें कि प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अभी प्रधानाध्यापक क्रमधारय का भी है, प्र उपसर्ग इसमें नहीं है क्योंकि प्रधान आ रहा है इसमें। तो इसके अलावा और अन्य उदाहरण देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रगति, श्रेष्ठ गति, प्रगति का क्या हो जाएगा विग्रह, श्रेष्ठ गति या प्रथम गति हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्र से बनने वाले जो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण है वो किस में शामिल होते हैं, प्राधि तत्पुरुष में शामिल होते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है आपके लिए, केवल ये जो मैंने
ऐलुक, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी ज्यादा से ज्यादा केवल कारक चिन्ह वाले पूछे जाते हैं और नहीं पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा तत्पुरुष समास। मिलते हैं अगली क्लास में अगले समास के साथ में। धन्यवाद।